हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रमुख डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके बारे में हम विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन को। सबसे पहला जो है बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो द बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट मॉडल्स अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, टिपिकली लेबल्ड एज सक्सेस एंड फेलर और 1 और 0, है ना। तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एक अपना प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है और ये 2 पॉसिबल आउटकम के लिए ही यूज़ किया जाता है। उसी वेरिएबल को मॉडल कर पाता है जहाँ पर 2 पॉसिबल आउटकम और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए ना। यदि एक आए तो दूसरा ना आए। तो सक्सेस और फेलर की बात कर रहे हैं ना यहाँ, तो इसको 1 या 0 या सक्सेस या फेलर से डिनोट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ होते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उसमें हमें न्यूमरिक वैल्यू चाहिए। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? न्यूमरिक वैल्यू होती है, असाइन करते हैं हम उसको किसी भी आउटकम को। तो यहाँ पे 1 और 0 लेते हैं। और यदि हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, यहाँ पे इसका फार्मूला देखें मैथमेटिकल, तो पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स यहाँ लिखा है। एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल कौन सा है? 1 या 0, है ना। जो स्मॉल एक्स है वहाँ 1 या 0 और p टू दी पावर x, कि भाई प्रोबेबिलिटी p फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। x इज द 1 चाहिए तो 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, पावर x, और 1 माइनस p 1 माइनस एक्स। अभी अपन इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। वेयर जहाँ p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कैपिटल एक्स है रैंडम वेरिएबल डेट कैन टेक वैल्यूज 0 एंड 1, है ना। 0 फेलर पे 1 सक्सेस पे। इसका जो मीन है, यदि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने पिछले सेशन में कवर किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, अपलोड किया हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, तो आप उसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टडी कर सकते हैं जाके। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन जो है वो कैसे निकाला जाता है? वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी, और वेरिएंस जो होता है वो p इंटू 1 माइनस पी होता है, या p इंटू क्यू भी बोलते हैं हम इसको। ओके, अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। यहाँ यदि हम देखें, हमारे पास कोई फेयर कॉइन है, कोई फेयर कॉइन है, सिंगल ट्रायल होता है बर्नौली में, ठीक है, मल्टीपल ट्रायल नहीं होते हैं। तो इसमें या तो 1 आएगा या 0 आएगा, यही 2 आ सकते हैं ना। ये हमारे रैंडम वेरिएबल हो गए। अब आप सिंगल ट्रायल करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो आप क्रिएट कर नहीं पाएंगे। वो भैया आपने सिंगल ही ट्रायल किया है, या तो 1 आया या फिर 0 आया होगा, बस। उसके बाद अलावा तो कुछ होना नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लेनी नहीं है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही बार ट्रायल किया है आपने। बट जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इसके पीएमएफ की बात करेंगे, तो जो पीएमएफ है इसका, वो फंक्शन क्या बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पी टू दी पावर x इंटू 1 माइनस पी टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए। ये इसका हमारे पास फॉर्मूला, यही मैंने वहां पे लिखा है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि x इज इक्वल टू 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
यदि फेयर कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर जिसको क्यू बोलते हैं वो भी 0.5 होगी। 1 माइनस पी जो है वो क्यू ही मानते हैं हम लोग। तो 0.5 टू दी पावर 1 x1 लिया है हमने और 1 माइनस पी तो 1 माइनस 0.5 और 1 माइनस 1 क्योंकि अपन ने यहाँ 1 ही लिया है, x बराबर 1 है, स्मॉल x। तो 0.5 इंटू ये क्या बचा 0.5 बचा और 1 माइनस 1 पावर क्या होगी 0। यदि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो 1 उसका वैल्यू होता है। तो ये कितना आया हमारे पास 0.5। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0 का हम प्रोबेबिलिटी देखें तो 0 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.5 x कितना है यहाँ पे 0 है इंटू 1 माइनस 0.5 क्या होगा 1 माइनस 0, x का वैल्यू 0 है तो ये तो 1 हो गया। जो मैंने आपको पहले बताया किसी भी चीज का एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो 1 हो जाता है उसका वैल्यू। और ये 0.5 ओके टू दी पावर 1 तो इसका भी 0.5 हुआ। तो इस प्रकार से ये बर्नौली थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी में जरूरी नहीं है कि आप 0.5 ही हमेशा लेके चलें, आप चाहें तो P 0.6 रख सकते हैं तो वहां आउटकम अलग हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बर्नौली थ्योरम का काम होता है। थोड़ा सा मैं इसको आपको पाइथन पे भी बता देता हूं, इसके बारे में टूल का उपयोग करके भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बर्नौली थ्योरम लिखा है और यहाँ टॉसिंग ए कॉइन। मैंने यहाँ कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, पांडास, रैंडम, मैटप्लॉटलिब, पाइप्लॉट, क्योंकि आगे भी लगना है तो मैंने एक साथ कर ली है। मैंने इनको रन किया। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या मिलने वाला है, तो यदि मैं देखूं कि 0 और 1, क्योंकि पाइथन में क्या होता है जैसे जो एंड नंबर मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 का इन्वॉल्व नहीं करेगा। यदि मैं अरेंज ले रहा हूँ, नमपाई यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, और मैंने यहाँ नमपाई नहीं दिया है और नीचे कहीं दिया होगा तो मैं इसको नमपाई को भी कर लेता हूँ यहीं। एलियस दिया जाता है इसमें कि बार बार हमें वो दिक्कत ना हो, पूरा नमपाई नहीं टाइप करना पड़े, तो हम एक एब्रीविएशन ले लेते हैं हर एक के, है ना। कुछ प्रचलित हैं वही यूज़ करते हैं। तो x में एक अरे क्रिएट करूँगा, नमपाई जो है वो अरे देता है हमें, ठीक है। अरेंज कर रहा हूँ 0 1। यदि आप इसको देखेंगे तो मेरे को 0 और 1 दो आउटपुट मिलेंगे इसमें। ये रैंडम वेरिएबल दे रहा है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एक कॉइन के उसमें, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कर रहे हैं टॉसिंग ए कॉइन की बात कर रहे हैं, तो हमें दो आउटकम आएंगे। ये रिलेटिव वेरिएबल। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी तो हम क्रिएट कर नहीं सकते, हमको एक ही ट्रायल है, तो जो भी आएगा 1 आएगा या 0 आएगा, तो उसमें हम कोई ग्राफ वगैरह बना नहीं सकते। बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करें हम इसके बर्नौली थ्योरम की, तो यदि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी मैंने नमपाई, मैटप्लॉटलिब और साइपाई स्टेट्स मॉडल बर्नौली यूज़ किया है, ठीक है। इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी पहले डिफाइन करी। यहाँ मान लीजिए मैं अभी 0.5 ही ले लेता हूँ, 0.6 भी लेके देखेंगे हम बाद में। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फंक्शन हमारे पास है इसमें कि बर्नौली पी, ये हमें यहाँ से मिल रहा है साइपाई स्टेट्स में, है ना, बर्नौली पी। ये जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है तो बर्नौली इसी का एक फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी हमें ये वाली डालना पड़ती है। फिर डिफाइन द पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 0 एंड 1 है। तो मैंने आपको बताया कि पाइथन में क्या होता है, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूसिव रहता है, तो 0 1 ही होंगे इसमें, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ लिखा था। अब
ये 2 दे देगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ इधर से ले ली बर्नौली ने। अब PMF है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जब हम बात करें तो ये जो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे बर्नौली पे मैंने प्रोबेबिलिटी दी है, इसके बनाए हैं, तो डॉट PMF x ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट PMF फंक्शन का मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें प्लॉट बनाता हूँ। यदि मान लीजिए मैं इसको हटा दूँ क्या, मैं इसको कमेंट कर दूँ, प्लॉट अभी नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं इतना ही रन करता हूँ और एक काम करता हूँ, PMF प्रिंट भी करवा लेता हूँ। तो देखिएगा क्या आया, 0.5 0.5 ये आ रहा है। ठीक है, तो मैंने तो सिंगल ही लिया है 0.5 0.5। अब यदि मैं इसको वापस से अनकमेंट करता हूं और इसका प्लॉट बनाता हूं तो देखिएगा ये बर्नौली का PDF बन रहा है, 0 और 1 आउटकम आएंगे, 50% है। अब यदि मान लीजिए हम मैं प्रोबेबिलिटी चेंज कर देता हूं, 6 कर दिया, अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिएगा 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो गई और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 हो गई। तो यहां पर जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी होती है PMF में, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है y एक्सिस पे, है ना। यहाँ तो अपना जो स्केल है वही होगा, x एक्सिस पे तो यहाँ 0 1 था हमारा, रेंडम वेरिएबल यहाँ होते हैं और यहाँ पर हमारे उसके आउटकम्स होते हैं या प्रोबेबिलिटी के रूप में होते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनता है, वहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जब बात करते हैं तो वहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है y एक्सिस पे, ना कि प्रोबेबिलिटी। तो वो भी हम आगे समझेंगे जब पढ़ेंगे कंटिन्यूस डेटा के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं वह है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज a generalization of the Bernoulli distribution and models the number of successes in a fixed number of independent Bernoulli trials। ये क्या करता है, इसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है बाइनोमियल बर्नौली का। तो ये इसमें मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं, पर हर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होता है। एक बार डाइस फेंकी, फिर आपने दूसरी बार फेंकी, तो वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। जरूरी नहीं कि पहले में हेड आए तो दूसरा टेल देगा, कंपलसरी नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट होती हैं। या फिर आप 5 डाइज एक साथ फेंक रहे हैं, वो भी बाइनोमियल में आएगा, क्योंकि कंपाउंड इवेंट है, सिंपल नहीं है। तो इस प्रकार से ये हम बर्नौली के अंदर और बाइनोमियल के अंदर हम लोग इस तरह की जो है स्टडी करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ए गिवन नंबर ऑफ ट्राइज। आपने 5 बार यदि कॉइन को फेंका तो 3 बार हेड आने के, हेड हमारा सक्सेस मान लीजिए, तो हेड आने के क्या प्रोबेबिलिटी है वो यदि पता करना है तो हम बाइनोमियल थ्योरम का सहारा लेते हैं। वेयर ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम, इसमें भी 2 ही पॉसिबल आउटकम चाहिए हमें, है ना। मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम बाइनोमियल की कर रहे हैं अभी। ठीक है, 2 से ज़्यादा होते हैं तो मल्टीनोमियल में जाते हैं। Where each trial has 2 possible outcomes, or in simple terms, it tries to find the success rate given by the number of trials। वो हमें पता करना रहता है। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या है वो हम देखते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। जो बर्नौली ट्रायल सिंगल होती है, ऐसी मल्टीपल हो जाती हैं तो बाइनोमियल हो जाता है। ईच बर्नौली ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। उसमें भी 2 पॉसिबल आउटकम है, इसमें भी 2, पर ये मल्टीपल बर्नौली है। टिपिकली लेबल्ड सक्सेस इफ द प्रोबेबिलिटी सक्सेस डिनोटेड दिस P रिमेन्स द सेम फॉर ईच ट्रायल। हर ट्रायल में एक जैसी रहेगी। आपने जो P लिख दिया है 0.6, तो 0.6 ही अप्लाई होगा पूरे ट्रायल्स में। अब सिक्का नहीं बदल सकते कि आपने पहले बायस सिक्का ले लिया 0.6 वाला, फिर आपने फेयर कॉइन ले लिया 0.5 वाला, ऐसा नहीं होगा। एक ही कॉइन से करना है आपको पूरा काम। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके फिक्स रहेंगे, आप जो भी बोलेंगे 5 तो 5, 7 तो 7, 3 तो 3। ठीक है,
इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो नंबर ऑफ ट्रायल होता है और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना, ऑन ईच ट्रायल। ये 2 इसके पैरामीटर होते हैं। अब इसका यदि हम पीएमएफ देखें, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो यहां पर थोड़ा सा सिर्फ n कॉम्बिनेशन r उसके अंदर ऐड हो जाता है। वहां एक ही था इसलिए x-1 आ रहा था, आपने देखा होगा ऊपर, है ना, x और r यहां एक ही बात मान सकते हैं। तो यहां x इज इक्वल टू r, ठीक है, इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r इंटू क्यूब टू द पावर n माइनस r इंटू पी टू द पावर r। ये इसका पीएमएफ फंक्शन है, where x is a random variable representing the number of successes, p is the probability of success, q is the probability of failure, n combination r is the binomial coefficient also denoted n choose r, ऐसे भी बोलते हैं हम इसको। अब इसमें जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन निकलता है उसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू पी, जबकि पिछले में खाली p था, और वेरिएंस का फॉर्मूला वहां था p इंटू क्यू। यहां पे एन पी क्यू, मतलब एन इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जितने आप ट्रायल कर रहे हैं टोटल, वो एन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और फिर इसको पाइथन पे भी देखते हैं कैसे होता है ये। यहां मैं 3 कॉइन्स ले रहा हूं, 3 फेयर कॉइन्स, इनको टॉस करूंगा तीनों कॉइन को। तो इसके जो आउटकम आएंगे, क्या क्या हमारे रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं इसमें, तो देखिएगा इसमें जो आउटकम हमें आएगा, आउटकम्स जो होंगे वो हेड 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 हो सकते हैं, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, और हेड टेल टेल हो सकता है, और फाइनली टेल 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 हो सकता है। तो आप यदि यहां आउटकम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम। अब आउटकम तो हमें 8 प्रकार से आएंगे, है ना। मैं इसमें यह पता करना चाहता हूं कि 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। n तो 3 है, r यहां पे 2 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। ये हमारा सक्सेस है और ये हमारा फेलियर है। तो हमारा जो फॉर्मूला इसमें आपने देखा था कि इसका जो पीएमएफ फंक्शन हमने देखा था वो था p x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r q टू दी पावर n माइनस r इंटू p टू दी पावर r, ये मल्टीप्लाई बीच में, ओके। अब मैं एग्जैक्ट 2 की बात कर रहा हूं, 2 हेड आने के क्या चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ओके। अब यहां रैंडम वेरिएबल पहले आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, है ना। तो हम रैंडम वेरिएबल को और समझ लें यहां पे। रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल जो x है वो क्या क्या हो सकता है। भाई सक्सेस की बात कर रहे हैं, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या 2 हेड आएंगे, या तीनों हेड आएंगे। ये होंगे रैंडम वेरिएबल हमारे, ठीक है। ये रैंडम वेरिएबल होंगे 0 1 2 3, ये तो आउटकम है। रैंडम वेरिएबल ये होंगे 0 1 2 3। तो हम x बराबर 2 ले रहे हैं अभी,
ठीक है, 2 हेड आने का। तो 3 कॉम्बिनेशन 2, Q हमारा 0.5 है, N हमारा 3 है और R 2 है, PV हमारा 0.5 है। पावर क्या आएगा इसमें? 2 R। 3 कॉम्बिनेशन 2 को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 होगा। यहाँ पर 0.5 टू दी पावर 1 और 0.5 टू दी पावर 2, तो ये फैक्टोरियल 3 का 3 बचता है खाली। ओके, और यहाँ हो जाता है 0.5 टू दी पावर 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 0.125। ओके, तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें 15, 3 2 6 7, 3 1 3, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 0.375 प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्ट 2 आने की। व्हाट माय पॉइंट? इसी प्रकार जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका पूरा क्रिएट करेंगे तो 0 का भी हमें निकालना है, 1 का भी निकालना है, 2 का भी निकालना है और 3 का भी निकालना है, और जो रैंडम वेरिएबल के सामने हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? इन सब के आपको यहाँ पे लिखना रहते हैं। तो ये तो एक थ्योरेटिकल मैंने एस्पेक्ट आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकल पाइथन पे करके देखते हैं। देखिएगा, पाइथन पे पहले मैं आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके बताऊंगा। यहां पर मैं कॉइन ना लेके मैं 2 डाइस ले रहा हूं और रोलिंग 2 डाइस सिमुल्टेनियसली दोनों डाइस को एक साथ थ्रो कर रहा हूं, एंड रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ डाइस। दोनों डाइस पे जो सम आएगा मिला के, जो भी नंबर आएंगे दोनों डाइस को थ्रो करने पे, उन नंबर के सम मेरे रैंडम वेरिएबल होंगे। तो एक जो 6 फेसेस डाई होती है उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं, दूसरे में भी 1 to 6 होंगे। तो सम जो होगा 2 से स्टार्ट होगा और 12 पे एंड होगा। यदि दोनों डाइस में 1 1 आया तो 2, और दोनों डाइस में मैक्सिमम 6 6 आया तो 12, तो 2 3 4 5 6 ऐसे करके आएगा। तो हम पहले उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैंने एक लिस्ट बना रहा हूं यहाँ। आप कोडिंग पे मत जाएं, अब अभी समझें। जब पाइथन हम शुरू करेंगे तो उसमें आपको ये सब कोडिंग समझ में आ जाएगी, और जो लोग पाइथन ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, वो आराम से समझ लेंगे। मैंने यहाँ लूप लगाया है आई इन रेंज 100। मैं क्या कर रहा हूं, 100 बार 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूं। तो ए मैंने यहां रैंडम जो लाइब्रेरी यहां लिया था शुरू में, आपको मालूम है, ये रैंडम लाइब्रेरी, ये रैंडम जो लाइब्रेरी है इसमें एक फंक्शन होता है रैंडम इंटीजर। मुझे इंटीजर चाहिए ना 1 से 6 के बीच में। ओके, यहां भी रैंडम इंटीजर 1 to 6 अपेंड a + b, और लास्ट में क्या कर रहा हूं मैं, इनको जो लिस्ट है इस लिस्ट में ये जो भी आउटपुट दे a और b, वो दोनों के आउटपुट का सम हो जाए, ये मैं ले रहा हूं। देखिएगा आप, अब मैं यदि यहां लिस्ट देता हूं और मैं ये सीरीज मैं आपको काउंट करके बताता हूं। मैंने 100 बार टॉस किया है ना, तो एक काम और करता हूं, मैं इवेंट यहीं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा, थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 क्यों नहीं दे रहा है? 2 आए नहीं क्या इसमें? एक बार और कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कहीं आया, 2 भी आया। देखिएगा, ये बता रहा है कि इसमें 2 7 टाइम्स आया है,
3 टाइम्स आया है, 4, ऐसे करके ये नंबर आए। यदि मैं इनका प्लॉट बनाता हूँ, यदि बार प्लॉट बनाता हूँ, तो देखिएगा ये बॉल प्लॉट में 2 से लेके 12 तक है। अब ये तो कुछ भी रेंडम आ सकता है ना, प्रोबेबिलिटी तो हम उसमें देख नहीं रहे, तो रेंडम हम तो डाइस थ्रू कर रहे हैं दोनों, 100 बार हमने थ्रू करी और ये इतने बार आया। तो यहाँ जो y एक्सिस पे ना ये फ्रिक्वेंसी है, ये 16 बार आया है, आप देखिए 16 है 17 बार, कौन सा है 6 को देखेंगे अपन यहाँ 17 टाइम्स है ना, 27 टाइम्स, 27 टाइम्स। तो ये आपको इस प्रकार से मिल रहा है। ये एक्चुअल डेटा पे है, एम्पिरिकल है ये, है ना, ये थ्योरेटिकल नहीं है। अब हम थ्योरेटिकल की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल होते हैं। यहाँ मैंने SciPy स्पेशल इंपोर्ट जो कॉम्बिनेशन है ना, n कॉम्बिनेशन r, उसके लिए ये मैंने इंपोर्ट किया है। और एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया है बाइनोमियल अंडरस्कोर PMF NPK। अब n क्या है, p क्या है, k क्या है, मैं आपको बताता हूँ। p तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, और k जो है वो r, वहाँ हमने जो लिख रहे थे वो k है, और n तो n है, ठीक है। तो k इज r बेसिकली, स्मॉल r। तो इस फंक्शन को मैंने PMF अंडरस्कोर डाइस 2 ये सब करके मैंने लिख दिया। अपन उसको फंक्शन पे उतना नहीं जा रहे हैं, खाली मैं आपको इसके आउटपुट निकाल के बताता हूँ। तो ये देखिएगा, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.03 होगी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 आने की 0.06 होगी, 7 आने की देखिएगा सबसे मैक्सिमम 0.17, फिर ये कम होने लगी, देखिए 14 है, यहाँ भी 0.14 है, 0.11, 0.11, 0.08, 0.08, मतलब सेम। अब यदि मैं इसको PMF आपको ये जो मैंने बनाया यहाँ पे क्रिएट किया है वो मैं यहाँ रन किया, तो यही चीज़ इसने इस प्रकार से अरे के फॉर्म में दे दी। और मैं इसका जब प्लॉट बनाता हूँ तो आप देखिएगा हमेशा यही प्लॉट बनेगा। गॉट इट। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको पूरा दिखाइए। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 से लेके 12 तक का सम, जो कि हमारे रेंडम वेरिएबल है। यहाँ y एक्सिस पे ध्यान दीजिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, फ्रिक्वेंसी नहीं है, ठीक है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी, आप देखिए बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये आपको समझ में आएगा होगा PMF किस हिसाब से काम करता है। अब इसकी यदि आपको मीन निकालना है तो n इंटू पी कर लेंगे, है ना, और वेरिएंस निकालना है तो NPQ कर लेंगे। तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है जब हम मशीन लर्निंग वगैरह में काम करते हैं ना, या इन्फ्रेंशियल में कुछ काम करते हैं, तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और ये हमें करना पड़ता है। अब आगे देखें कि शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं। जितना आपका छोटा, द शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड p, n और p दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीजेज द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर सिमेट्रिक एंड बेल शेप, मतलब उतना नॉर्मलाइज हो जाता है यदि आपका n बड़ा है, आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा हैं, रिसेंबलिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाउएवर फॉर स्मॉल सैंपल साइजेज और एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ p द डिस्ट्रीब्यूशन मे बी स्क्यूड। यदि आपकी p की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, बहुत कम है, या बहुत ज़्यादा है, पीच की नहीं है। एक्सट्रीम का मतलब ये नहीं होता खाली ज़्यादा, कम भी, दोनों होता है। तो यहाँ 0.2 दिया है, n मैंने खाली 7 लिया है पहले वाले फिगर में, तो आप देखिएगा पॉजिटिव स्क्यूड है ना। सेकंड में मैंने p वही रखा है तीनों में 0.2, और n यहाँ 25 ले लिया है, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया, फिर भी इधर तक जा रहा है नंबर। और जब n 50 लिया, 0.2 लिया, तो और ज़्यादा अच्छा नॉर्मलाइज हो गया। जैसे मैं सैंपल साइज बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा ये बेल शेप्ड होता चला जाएगा, स्क्यूनेस कम होती चली जाएगी। हाँ, यदि आप प्रोबेबिलिटी भी बीच की रखते हैं, कुछ 0.6, 0.5, 0.4, तो उतना और अच्छा बनेगा। एक्सट्रीम में थोड़ा सा दिक्कत करता है, स्क्यूड हो जाता है। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। Hence it is often said that as the number of trials increased, we can use a standard normal distribution for finding the probability of any testing। जैसे हमारे नंबर ज़्यादा हैं ट्रायल्स के,
तो हमारे जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है वो हम अप्लाई कर सकते हैं इस पे, है ना। और प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ सकते हैं उसके थ्रू और उसको टेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऑलरेडी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज याद रखने योग्य है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड व्हेन देयर आर ओनली टू कैटेगरी, जब वहां पे दो ही कैटेगरी सच एज सक्सेस और फेलर, है ना। हाउएवर इफ द कैटेगरी इज मोर देन दैट and you are looking for the success rate of each category, then multinomial distribution will be used, जो मैंने अभी बीच में भी आपसे डिस्कस किया था। तो वो भी हम देखेंगे पर आगे चल के देखेंगे। अभी तो पहले हम डिस्क्रीट में ये दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, उसी में आएगा तो वहाँ पर हम देखेंगे। आगे एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो यदि ये सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।